और मुझे अच्छा we'll लगता do है that. सेंसिटिविटी, इंसान के अंदर जो मरे हुए हिस्से हैं ना उनको बाहर निकालना और दोबारा से इंसानियत की तरफ आना, सोचना इन चीजों के बारे में. बट एनीवेज, Yeah, true. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर बैक, राबिया और मी. और राबिया के साथ पिछले साल कह रही हूँ, पिछले हफ्ते मेरी बात हो रही थी पीसीओएस के ऊपर और हमने काफी डिटेल में इस बारे में डिस्कशन की थी कि बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती क्या है. और एक मुझे लगता है वो इतनी डिटेल्ड थी, मजेदार टॉप थी कि उसके अंदर इतने सारे मिथ्स क्लियर हुए, इतनी सारी नई बातें पता चली और बहुत सारी ऐसी चीजें जो अब की साइंस जिसे बिल्कुल ओन करती है और चीजें हैं तो हम पुराने वक्तों में, मतलब बहुत सारी चीजें डिफरेंट हैं और उसके साथ बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड है. अभी हमने उसको तोड़ दिया था उस जगह पे कि शादी से पहले पहले अगर पॉलीसिस्टिक अगर कोई है बचपन से लेके प्यूबर्टी से लेके टिल पॉइंट जहां उसकी शादी अभी नहीं हुई है, शादी का मतलब ये कि चाइल्ड बेयरिंग, मतलब बच्चा पैदा करने की फेज में नहीं हुई, ठीक है. तो उससे पहले पहले उसकी क्या बॉडी कंडीशंस हैं, क्या चैलेंजेस हैं वगैरह वगैरह, और उसको बहुत तफसील से राबिया ने एक्सप्लेन किया था. मैं राबिया से कहूंगी कि राबिया थोड़ा सा हमें ना एक ब्रीफ कर दे, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो है वंस शी गेट्स मैरिड और वो अपनी चाइल्ड बेयरिंग अपनी उस प्रोसेस में आ रही है जिंदगी के, जहां पर बच्चे पैदा करने हैं. फर्टिलिटी को लेके बंदा कॉन्शियस भी होता है, सोशल प्रेशर्स भी होते हैं, पर्सनल विल भी होती है, और किसी के लिए भी हो सकती हैं ऊपर नीचे सारे के सारे वाकयात के है नहीं है, हो रहा है नहीं हो रहा. लेकिन पर्टिकुलरली पीसीओ के केस में जबकि ऑलरेडी आपकी ओव्यूलेशन और मामला का पीरियड्स ये चीजें थोड़ी सी इंटरप्टेड है, थोड़ी सी ऑफ है, तो कैसे एक पीसीओ वाली लड़की की जिंदगी जो है वो फर्टिलिटी और उसकी कंसेप्शन ये सब कैसे होती है, जिंदगी आगे कैसे गुजरती है, उस बारे में बात होगी. उससे पहले राबिया अस्सलाम वालेकुम, अपना मुझे पुराना या थोड़ा सा एक क्विक रिकैप दे दे. वालेकुम अस्सलाम सबीन, होप यू आर वेल. तो हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि वी शुड थिंक ऑफ इट एज अ कंडीशन रादर देन अ डिजीज. और बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन, हम जो साउथ एशियन पॉपुलेशन है उसमें ये कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है. इससे भागने से, इसको छुपाने से, इसको स्टिग्मेटाइज करने से फ़ायदा कोई नहीं है. व्हाट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस इज़ टू सी दैट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किस की चीज़ की ज़रूरत है, और वी शुड बी सिलेक्टिव वेयर द ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड, स्पेशली व्हाट अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स. सो हर केस को हर वक्त ऑल द टाइम ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है. व्हाट मदर्स शुड मेक श्योर इज, जो एक डिज़ायर होती है ना कि मैं इसको ट्रीट कर इसकी ओवरीज फिर पॉलीसिस्टिक ना दिखे, ये माइलस्टोन नहीं है, क्योंकि वो जो पॉलीसिस्टिक लुकिंग ओवरीज के साथ द पर्सन हु इज बोर्न विद इट इज गोइंग टू लुक लाइक पॉलीसिस्टिक ओवरीज ऑल देयर लाइफ. द क्वेश्चन इज कि वेट गेन तो नहीं हो रहा, चेहरे पे बाल ज़्यादा तो नहीं हो रहे, menstrual irregularity बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही. So those are the things that we work on rather than absolutely hormonal imbalance कितना आ रहा है, rather than working on trying to fix the ovaries. What we need to see is किस सिम्टम को फिक्स करने की जरूरत है और किस सिम्टम को एक्सेप्ट कर लेने की जरूरत है. साल में जैसे हमने बात किया था, if somebody is having 4 periods a year, then it means there is enough withdrawal present. आप उसको पीरियड को मंथली रेगुलेट करने की बजाय there are times when what you are trying to do is correct the hormones of the body, कि बॉडी खुद ब खुद अपना फंक्शन रेगुलेट करे, बजाय इसके कि हम बाहर से कंटिन्यूस हार्मोन्स देकर एक आर्टिफिशियल पीरियड वाली फिजा क्रिएट करें. Similarly, we talked about the stigma associated with it, that the acceptance need to be created around it. Or we talked about hormonal treatments that can be carried out for it, जिसमें contraceptive pill है, hair growth को कम करने के लिए there are certain medications that are available. We talked about laser treatment for hirsutism as well. और हमने बात की कि इसके साथ माइल्डली बहुत सारे और hormones डिस्टर्ब होते हैं, जैसे कि प्रोलेक्टिन and thyroid hormones, they are partly disturbed, as well as with polycystic looking ovaries. We also talked about कि जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की होती है उनमें और उनमें अक्सर दो चीज़ें कोएग्जिस्ट करती हैं. One is polycystic ovaries and the other chance of having low vitamin D of the body. So those are the two things that we should bear in mind. This could be a triad running in the family which could be present there. तो इन चीज़ों को look out करना चाहिए till a person gets married. So that's what we talked about last week. Okay.
So I think जिस किसी ने जो कोई इंटरेस्टेड है इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन में, तो प्लीज मेरे चैनल पे जाके समीन अमजद, सॉरी समीन नाम, पुराना नाम है समीन अमजद, आज पता नहीं किधर हूँ मैं, अपना ही नाम उधर बोल दिया। समीन नाम पे जाकर आप, हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और ताकि जितनी अपडेट्स हैं वहां पर इनका जो पहला हमारा पार्ट है बिफोर मैरिज, वो वहां पे अवेलेबल है, आप उसको जाके देख सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। और अच्छा राबिया, मुझे बताइएगा कि अब एक फर्टिलिटी जो है किसी औरत की, अगर ये पहला सवाल Yeah. सही है इस बारे में, Uh-huh. कि वो कितनी इफेक्ट होती है इफ शी इज पॉलिसिस्टिक। Okay. अच्छा, व्हेन आई So से फर्टिलिटी, डज दैट yeah. इक्वेट टू के डज दैट इक्वेट कि ये बात ये हो कि कितना चांस प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेप्शन इज, कितना इज जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेप्शन है वो कितनी ठीक होती है? ये दोनों बातें एक ही, फर्टिलिटी किसी की, और कितना कोई फर्टाइल है और रेडी टू कंसीव है, ये एक ही बात है ना? So actually there is a slight difference because Okay. because I am an IVF specialist. तो अगर कोई मुझसे पूछे कि polycystic ovaries वाली women, तो मैं कहूँगी they are very fertile. Sometimes in a way they are over fertile because there is a lot of follicles there. ठीक है? So they are very fertile. But the problem is कि they are not ready for a natural conception usually at times. So जैसे आप कह रहे थे ना कि ready to conceive is a different from being fertile. So अगर मैं फर्टिलिटी का मैयर सिर्फ और सिर्फ एक एग की प्रेजेंस या नंबर ऑफ एग्स रखूं, तो उस सूरत में तो पॉलिसिस्टिक ओवरीज वाली खवातीन बहुत फर्टाइल है। बट माय कंसर्न इज कि उस नंबर ऑफ एग्स के साथ उस एग को फंक्शन प्रॉपर करने के लिए you need to provide proper conditions for it to work. So for example, if I give you an example from the plant kingdom, let's say अगर आपके पास बहुत ज्यादा बीज मौजूद है, ठीक है, और जमीन तैयार नहीं हुई हुई, इफ यू पुट इट, आपके हाथ में बीज है और कोई आपसे पूछे इसका फर्टिलिटी पोटेंशियल क्या है, तो उसमें अ लॉट ऑफ फर्टिलिटी पोटेंशियल है, बट यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड द लैंड. सो इफ यू नॉट गेटिंग इट, इट्स बिकॉज द लैंड इज नॉट प्रिपेयर्ड. ठीक है? Similarly, when you have a lot of follicles, the basic potential is there. Basic potential might even be higher than other women, but the problem is that the other conditions associated with it, वो हम provide नहीं कर पा रहे because of the hormonal imbalance. हाँ, और वो वही मैंने पूछा था, वो अदर ऑप्शंस, वो अदर थिंग्स क्या हैं उनमें? प्रोबेबली हार्मोनल इम्बैलेंस है, और Oh, okay. Can you hear me? जी जी, थोड़ा बीच में ग्रैप आया था, लेकिन नाउ आई कैन हियर यू. Okay. Okay. So जो एक पहली चीज, I think when a girl gets married, there is a tendency to hide the diagnosis. जो रिश्ता लेने जा रहे होते हैं उनके अपने घर में पॉलिसिस्टिक ओवरीज मौजूद होती है, लेकिन जहां वो लेने जा रहे होते हैं they won't accept it. So I think ये stigmatization at the time of the marriage needs to be stopped, because it is so common कि अगर हर तीसरी औरत को बड़े सगीर में पॉलिसिस्टिक ओवरीज हो सकती हैं, so it is a story of every third house. इसका मतलब है कि अगर एक मोहल्ले में 6 घर हैं, तो उनमें से 2 में पॉलिसिस्टिक ओवरीज कोई ना कोई पेशेंट मौजूद होगा. So we have to accept it, because and what we need to accept is that it is not an absolute cause for infertility. So it should not be a reason for someone not to marry, first of all. इसके बाद जो अगली बात आती है, मैं एक चीज पूछूं कि मुझे ये बात नहीं पता कि क्या ये वाकई एक स्टिग्मा है. पीपल आर दैट कॉन्शियस कि लोग इस चीज को लेकर हैं कि लड़की मोटी है या पतली है, बट डू दे एक्चुअली कंसीडर द फैक्ट कि ये पॉलिसिस्टिक है या नहीं है, या घर वाले इस चीज को, मतलब ये बिल्कुल उसने जैसे किसी, मतलब क्या इतना आर वी दैट अवेयर तो होंगे, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं है कि कोई पॉलिसिस्टिक है तो वो रिश्ते में कभी आ रही. हाँ, मोटापा कैन बी रीजन, चेहरे पे बाल है कैन बी रीजन. Yeah, so usually you are right. It's rather than कि polycystic ovaries है, जो सोर्स बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि या चेहरे पे बाल है, because they are visible,
और मोस्ट ऑफ जो सोसाइटी का सेटअप है उसमें अगर लड़की को पीरियड्स की रेगुलरिटी हो तो वो माँ बाप मेंशन नहीं करते. If I meet people who are newly married or who have been married for, let's say, under 6 months, when you will ask them कि आपको periods की irregularity कब से है, many of them are going to say कि ये irregularity शादी के बाद शुरू हुई है, because that question was not addressed when they were getting married, or they thought that it should not be mentioned at that time. So you are right in a way. The label of the polycystic ovaries is not there, but it's more about obesity, hirsutism, or menstrual irregularities rather than the diagnosis of polycystic ovaries. ठीक है, ठीक है. अच्छा, एक बात बताइए कि जो जिसमें आपने कहा कि probably lady who is polycystic, उसकी हो सकता है कि वो ज्यादा फर्टाइल हो बिकॉज उसके बहुत ज्यादा फॉलिकल्स बन रहे हैं. तो लेकिन probably it's not the favorable conditions जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, बॉडी इज नॉट एट दैट लेवल. तो ये जो कंडीशन ऑफ द एग है, ये कितनी हेल्थी होती है? So follicles की जो मैंने, it's not कि follicles बन रहे, it's more about follicles की मौजूदगी. So there are quite a large number of follicles जो कि present हैं, just like a seed is present. But the condition for the germination or growth of that follicle is not there. नहीं, मैं मेरा था the quality of the egg, वो कैसी है? Quality of the egg. Yeah. Okay. So if I look at for natural conceptions, once you जब आप को ये पॉसिबिलिटी होती है कि आप ओव्यूलेशन सपोर्ट कर सकें इन पेशेंट्स में विद मेडिकेशन फॉर एग्जांपल, देन मेनी ऑफ देम कंसीव एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. सो द प्रॉब्लम इज ओव्यूलेशन इटसेल्फ, उसको ग्रो करके ओव्यूलेशन तक पहुंचना, रादर देन द क्वालिटी ऑफ द एग. एक इसे क्वालिटी ऑफ एग से ज्यादा एक और जो चीनल इम्बैलेंस के साथ बाज़ात जिन ज्यादा होता है उनमें चांस ऑफ अर्ली मिसकैरेजेस ज्यादा हो जाते हैं. बट अगेन द रीजन इज नॉट यूजुअली द क्वालिटी ऑफ द एग बट द हार्मोन्स एसोसिएटेड विद द प्रेगनेंसी, जो कि अर्ली प्रेगनेंसी की सपोर्ट के लिए हार्मोन्स चाहिए. पहला चैलेंज आ रहा है कि किसी का फर्टिलिटी, दूसरा चैलेंज कि फर्टिलिटी कैसी है, कितनी फेवरेबल है. दूसरा चैलेंज ये आ रहा है कि फर्टिलिटी हो रही है, फर्टाइल है, कोई कंसेप्शन हो रही है कि नहीं हो रही है. और तीसरा चैलेंज ये है कि कंसेप्शन हो गई है पर रिटेन कर रही है, सस्टेन कर रही है कि नहीं कर रही है. और इन सब के साथ जो मिसकैरेजेस तो और जो सिम्पटम है बेसिकली कंडीशंस को इंप्रूव किया जाए. मेनी अ टाइम्स ओव्यूलेशन इंडक्शन के साथ पेशेंट्स कंसीव कर जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है चांस ऑफ हैविंग अ मिसकैरेज बिकॉज देयर इज, क्योंकि बॉडी में एक कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस मौजूद है. जो एक एजुकेशन पे जो हम काम करना चाहते हैं जनरल गायनेकोलॉजिस्ट की, वो इज अबाउट ऑल्सो अबाउट ओव्यूलेशन इंडक्शन. पाकिस्तान में ओव्यूलेशन इंडक्शन इन फॉर्म्स ऑफ टैबलेट्स जो पीरियड्स के सेकेंड डे से लिए जाते हैं is a very common treatment and is prescribed many a times. I have no problem with its prescription as long as it is done for the right indication. Polycystic ovaries उसकी एक indication हो सकती है, लेकिन बाज़ात प्रॉब्लम ये आता है कि मरीज साला साल एक डॉक्टर से दूसरे, दूसरे से तीसरे इतने डॉक्टर्स पे फिरता है और हर डॉक्टर उसको दोबारा ओव्यूलेशन इंडक्शन पे डाल देता है, as a result of which it affects their ovarian reserve. वो जो एक चीज जिसका उनको फायदा था कि उनके पास नंबर ऑफ फॉलिकल्स ज्यादा था या उनके पास एक सीड का नंबर ज्यादा था, दे आर स्पिलिंग इट विद ओव्यूलेशन इंडक्शन अगेन एंड अगेन. ये जो बोला है आपने ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन, क्या बोला था? या आप ओव्यूलेशन इंडक्शन आप ये कह लीजिए जो दवाइयां दी जाती हैं 5 दिन के लिए या मेडिकेशन के थ्रू है, क्या है ये? इट्स अ मेडिकेशन. इट्स मेडिकेशन बिकॉज ये इन्वेसिव नहीं है. एंड यू वुड हैव हर्ड पेशेंट्स को सेकेंड डे ऑफ द पीरियड से क्लोमिड के नाम से टैबलेट आती है, क्लोमिफेन सिट्रेट के नाम से या लेट्रोजोल के नाम से टैबलेट्स आती हैं. दे आर स्टार्टेड फ्रॉम डे 2 ऑफ द पीरियड फॉर 5 days फॉर ओव्यूलेशन इंडक्शन और उनकी डोज बढ़ाई जा सकती है. इट इज राइट ट्रीटमेंट फॉर सिलेक्टेड पेशेंट्स. अगेन इसको रिपीट करते हुए या इसको प्रिस्क्राइब करते हुए मरीज से ये हिस्ट्री जरूर पूछ लिया करें कि आपने ये ट्रीटमेंट पहले कितनी बार ले चुके हैं, सो दैट you're not doing it again and again because you're using, आप जो उसका
आप उसमें एग्जॉस्ट जो रिजर्व मौजूद है आप उसमें से कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एग्जॉस्ट हो सकता है. So you should ठीक be है. careful with use of the medication. There could be some other problem going on, और हो सकता है कि पहले बाकी problems को correct करके फिर ovulation induction की ज़रूरत हो, बजाय इसके कि आप direct ovulation induction start कर दें. So that's अच्छा, how I मुझे look at it. मुझे एक सवाल है, बट मैं सपोज किसी की क्रेडिबिलिटी को भी नहीं क्वेश्चन कर रही और ना मैं किसी को पॉइंट आउट कर रही हूँ, लेकिन एक चीज है जो प्रिवेलेंट है हमारी, कम से कम हमारी सोसाइटी में और हमारे लोगों में भी, उनको उसकी समझ नहीं है और फिर वो एक्सप्लॉइट भी होते हैं. क्योंकि एक हद तक मैं उसका भी शिकार रही हूँ. ठीक है. प्रॉब्लम ये है कि जब आपको इस किस्म की कोई भी रेगुलरिटी होती है, देखिए ये जो ये एक बेसिक मसला भी है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो पहले आप सोचते हैं किस डॉक्टर के पास जाएं, किस स्पेशलिटी के डॉक्टर के पास जाए, इज वन क्वेश्चन एज वेल. अब प्रॉब्लम ये है कि जब Yeah. आपको गायनिकोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो आप, अभी हम कल कैंसर में भी यही बात कर रहे थे कि जब कभी गिल्टी बनती है तो आप पहला जो ऑनकोलॉजिस्ट के Yeah. करीब कोई जाता है ना, यानी सर्जन, Yeah. गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाता है बंदा, वहां पे True. रिपोर्ट करता है, फिर आगे रूट बनता है. तो Yeah. इसी तरह जब कभी कोई गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो हम रुख करते हैं गायनिकोलॉजिस्ट का. अब गायनिकोलॉजिस्ट जो है, अगर अब वो ऐसे पेशेंट के साथ डील कर रहा है जो, जिसका प्रॉब्लम जो है वो एंडोक्रोनोलॉजिकल है, हार्मोनल है. ठीक है. अब मैं ये वही बात ये जिस पर मैं आ रही थी कि ये किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं है और किसी को कुछ कहना नहीं है, लेकिन हमारे बहुत से डॉक्टर्स और बहुत से ट्रीटमेंट्स और बहुत सा जो रुझान है ना, वो अपडेटेड और अपग्रेडेड नहीं है. वो एक ही फॉर्मूले के तहत बहुत से डॉक्टर्स पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं, दवाइयां दे रहे होते हैं, और पेशेंट को ये नहीं पता होता कि उसे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाना है या गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना है अगर उसके हार्मोन्स का इशू है. और थोड़ा सा इसमें मैल प्रैक्टिस का वर्ड मैं यूज नहीं करना चाह रही, कोई इससे माइल्ड वर्ड हो तो बता दे, लेकिन ये कि हाँ, आप खराब हो रहे होते हो, बिकॉज प्रॉब्लम मुझे आज तक नहीं पता कि मुझे गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाना है. क्यों? क्योंकि ठीक है मेरे हार्मोन्स में, क्योंकि मैं पॉलिसिस्टिक हूँ और मेरी फर्टिलिटी के इश्यूज हैं, तो मुझे मेरा मैं एंडो दोनों के गई नहीं, दोनों से कभी मुझे कोलैबोरेशन में नहीं कोई मिला. कि उन्होंने कहा कि फिर आपने बात की थी ना कि यार बोर्ड नहीं, सॉरी, कल ऑन्कोलॉजी में बात हो रही थी कि बोर्ड बैठता है अगर एक मसला है, क्योंकि हर एक का अपना एक स्पेशलिटी है और वो एक थिंक करते हैं बात को कि यार ये चीजें तो. और सबसे बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ अपग्रेडेड नहीं है लोग, पुराने रुझान बहुत सारे चल रहे हैं बहुत सारी जगहों पे. तो ये जो साइकी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एग्जॉस्ट भी होती है बॉडी गलत दवाइयों का शिकार भी होती है, बॉडी हो सकता है किसी वक्त पे ज्यादा ट्रीटेबल हो, लेकिन बाद में वो फिर और पेशेंट भी बेजार हो जाता है, ऑनेस्टली उसे एतबार ही खत्म हो जाता है, ट्रस्ट ही खत्म हो जाता है कि मेरा कहाँ इलाज होगा और मैं किधर से ठीक होगा. तो इस पे थोड़ा सा मुझे थोड़ा गाइड कीजिए, और मैं जहां मैं गलत हूँ प्लीज मुझे करेक्ट भी कीजिए. हाँ नहीं, एब्सोल्युटली. सो पहले तो जो बहुत अच्छी बात है वो ये कि पंजाब में अब कम से कम नया रुझान आ रहा है जिसमें गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेटिक्स की सब स्पेशलिटीज पे काम हो रहा है. और पंजाब गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल रिसेंटली रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी की सीट्स अनाउंस की हैं for people who are trained in reproductive endocrinology, which would be seen as a branch of obstetrics and gynecology. उसकी एक सब स्पेशलिटी होगी. And actually gynecologists with special interest, if you ask me, to me it is not even about degrees, and I should not be the person, मैं खुद FCPS MRCOG both हूँ, I shouldn't be the one, I should be the one encouraging degrees and talking about कि सिर्फ डिग्री वाले लोग ये काम करें. But when you are interested in something, when you have read about something, आप अपने आप को नॉलेज को जब अपडेट रखते हो, I know many general gynecologists who are doing a brilliant job, and then I know people who have done post graduations, लेकिन they are, जिसे कहते हैं ना, वो मक्खी पे मक्खी मारी जा रही है. So both the trends are there. Unfortunately, आप उसको जो एक प्रोफेशनल डेडिकेशन है या जो एबिलिटी टू लर्न है, डिजायर टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड है, उसके बारे में पाकिस्तान में सिस्टम अभी बहुत इनफैंसी में है. जैसे कि नई जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें डॉक्टर से एक्सपेक्टेशन है कि दे विल हैव द CME पॉइंट्स और कॉन्टिन्यूस मेडिकल एजुकेशन उसमें होगी, और उन्हें शो करना पड़ेगा हर साल में कि उन्होंने क्या नया सीखा. दिस सिस्टम इज स्टिल इन इनफैंसी और उसको वक्त लगेगा, but doctors need to develop their areas of special interest. It should ideally be reproductive endocrinology, but again, I know people who are general endocrinologists in the town who are doing a very good job as well.
तो ये ओवरलैप आता है गायनोकोलॉजी में एंड एंडोक्राइनोलॉजी में, एंड व्हाट यू नीड इज अ डॉक्टर हु इज पैशनेट अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, सो जो यू नीड एक जो सफरर है, जो सफर कर रहा है, ठीक है, उसके लिए पहला रास्ता कहाँ है? एक गायनोकोलॉजिस्ट है या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, या ये जो रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजी है इसका है? मतलब वो So in स्पेशली future, yeah, in future it would be reproductive endocrinology. At the minute it is gynecologist. जैसे आपने कहा ब्रेस्ट हमारी स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एट द मिनट इवन ब्रेस्ट के लिए, इवन अनरिलेटेड चीजों के लिए, इवन सर्जरी के प्रॉब्लम्स, पाइलोनाइडल साइनस है, एनल फिशर है, एनल या रेक्टल एरिया की चीजें हैं, पीपल आर कंफर्टेबल विद देयर गायनोकोलॉजिस्ट्स बिकॉज वो उनको अपनी हेल्थ स्टेट में मिले होते हैं, वो उनसे अपने प्रेगनेंसीज के दौरान मिले होते हैं, दे ट्रस्ट देम बिकॉज दे हैव हैड अ जर्नी ऑफ 9 months with them. yes, So I there think is that's a there very is an pertinent point. environment of trust. Yes. उनको ये पता होता है हम वहां जाएंगे तो वहां से हमें कम से कम जो गाइड करेगा वो हमें ठीक तरफ गाइड करेगा बिकॉज वी नो दिस पर्सन. हाँ, So और फिर आई थिंक that's ये why I हेल्दी भी है think कि वहां से फिर आप डाइवर्जन लेते हैं रिकमेंडेशन के साथ कि यू नीड दिस काइंड ऑफ स्पेशलिटी, के वहां जाओ और वहां से करो. तो ये एक हेल्दी रूट है, रादर देन के खुद सोचना या खुद ही से करते रहना कि यार मुझे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट चाहिए. मैं अच्छा मेरे खुद ही से, क्योंकि मैं तो खुद ही से करती रही, मुझे कभी किसी ने रेफर नहीं किया. अब देखिए जैसे अगर एनएचएस में इवन दो आई एम अ डॉक्टर बट व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड आई वुड हैव टू गो टू माय ओन जीपी. If I want to see a specialist, I have to go to my GP. I cannot go and see a specialist without seeing my GP. और GP हाँ, डिसाइड करेगा कि इसको किस हिसाब है, स्पेशलिटी में जाने की जरूरत है. बिल्कुल आप सही है. मेरी स्पेशलिटी से तो आप छोड़ दें, आप शहर में देखिए कि अगर किसी को कोई घुटनों का, जोड़ों का कोई प्रॉब्लम होता है, पीपल डोंट नो कि इसके लिए मुझे रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है या ऑर्थोपेडिक के पास जाना है. यस, बिकॉज यस, द कॉन्सेप्ट, हमने जो जनरल प्रैक्टिशनर था, ही यूज्ड टू बी द पिवट इंस्टेड ऑफ द गायनोकोलॉजिस्ट. बिफोर आवर टाइम्स, हमारे वक्त से पहले जीपी एक जो अपना जो इलाके का एक जो जनरल प्रैक्टिशनर होता था उसकी बड़ी इज्जत होती थी. वो एक पिवट होता था जो बाकी स्पेशलिटीज को रेफर किया करता था. हमने उस पिवट की शायद इज्जत नहीं की. हमने जीपी को गली की नुक्कर का डॉक्टर करके हमने उसमें से रिस्पेक्ट छीन ली. एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्पेशलाइजेशन का, स्पेशलिस्ट का तो बहुत रवाज हो गया, लेकिन फायदा, उसका नुकसान ये हुआ कि जो वो पिवट जो उन सारी प्रॉपर स्पेशलिटीज को रेफरल प्रोवाइड किया करता था, वो पिवट खत्म हो गया और पेशेंट आर नाउ स्कैटर्ड एंड दे हैव टू गो टू फाइंड द स्पेशलिस्ट देमसेल्व्स. एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच दे वुड बी गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और चूंकि बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं है ऑफ सीइंग कि हम दूसरी स्पेशलिटीज तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, so there would be many general surgeons who are practicing gynecology. There are many again बहुत सारे जो हैं cesarean sections are done by not by the obstetricians and gynecologists, etc. बहुत सारी. And I'm not saying it because it's my bread and butter. अल्लाह ताला ने जो रिस्क जिस किसी को देना होता है उस तक वो पहुंच जाता है. But there is a tendency of practicing outside the scope of our speciality because the check and the balances are not so much at the minute. तो अभी एक और चीज भी होती है ना इसमें कि अगर आप गायनोकोलॉजिस्ट के अपने जा रहे हैं, ठीक है, और वहां वो आपको एक दवाई दे रहा है, आपको नहीं उससे बात बन रही, और आप चले जाते हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के, वो आपकी पिछली दवाइयां बंद करा देगा, कहना मेरी वाली खाओ. आप फिर पिंग पोंग की तरह किसी पॉइंट पे इधर जाएंगे. तो हम भी गलती करते हैं, हम पिंग पोंग होते हैं, लेकिन उसकी प्रॉब्लम वजह होती है कि हमें प्रॉपर हमारा रोड मैप ही नहीं पता होता. ये तो रोड मैप पता होना चाहिए बेसिकली, ये और एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हो, जो कि, और उसका सबसे बड़ा रीजन जो मुझे समझ में आता है कि हमारे यहाँ डॉक्टरों से बात होती कहाँ है. वो आप जाते हो, आप मतलब मैं जनरलाइज बात कर रही हूँ, मैं स्पेसिफिक होके बात नहीं कर रही. कि आप जाते हैं, आपको तो कोई मिल जाए ना बात करने वाला, तो आप इसी में खुश होते हैं यार उन्हें पूछिया सानू, उन्हें गल की थी, उन्हें टाइम दिता सानू. मतलब यार हद हो गई, आप इतने पैसे देके जा रहे हैं, आपसे कोई बात करने को तैयार नहीं है कि आपका मसला. लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर इज द फर्स्ट पर्सन जिस पर इंसान रिलाय करके अपनी जिंदगी, अपनी सेहत, अपना सब कुछ जो है उसको जाके बता करके पैसे ले. तो यार आप इतना तो बताइए उसको, उसका प्रॉब्लम है कि उसको समझाई तो सही, उसको 5-10 मिनट देके बताइए तो सही कि तुम्हारा रोड मैप क्या है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, तुम्हारा रियलिस्टिक प्लान क्या होना चाहिए, और तुम्हें कहाँ जाना चाहिए. जाते हैं जरा सी, और ये एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से लोगों को समझ ही नहीं आती कि लोगों को करना क्या है.
हर कोई, अल्लाह माफ करे मुझे कहना नहीं चाहिए, मगर हर कोई वही बात है ना कि अपनी दुकान चमकाने को बैठा हुआ है, तो खराब कौन होता है? हम बंदा खराब होता है। मैं वही इसमें बात दो कर रही तीन हूँ, चीजें, जनरलाइज बात कर रही हूँ, मैं किसी को स्पेसिफिक होके नहीं कह रही या हूँ, क्योंकि ये प्लीज कोई हाँ, मत समझे कि मैं किसी इसमें को पॉइंट, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। हम सभी कम तकरीबन कहीं ना कहीं इस चीज से गुजरे हैं। आप और वही बात आती है जो बड़ी खूबसूरत बात की कि वो जो गली का डॉक्टर आपने उसे बना दिया जो पिवटल पॉइंट इसमें था, भी ना दो वहां तीन से चीजें आ रेफरेंस जाती हैं आता था। सबीन। हाँ, इसमें दो तीन आती हैं। एक तो जो है ना, और वो आपकी बहुत सुनता था। He used दोबारा बोले, to आवाज listen गई to थी बीच में। all for you to discipline, for example. दोबारा, आवाज नहीं थी। Okay, can you hear me now? हाँ, आप यस। Okay, hang on just a minute. So what I was saying कि इसमें भी दो तीन issues आ जाते हैं। एक तो जो शायद मेरा ख्याल है प्रोफेशनल कर्टसी टू ईच अदर फॉर डॉक्टर्स, जिसमें हम दूसरे को बाज़-औक़ात गलत साबित करने की कोशिश में हम पेशेंट का ट्रस्ट खराब करते हैं फ्रॉम द प्रीवियस डॉक्टर, जब वेज टू ट्रीट समथिंग। सो ट्रस्ट सिर्फ उस पिछले डॉक्टर से नहीं खराब होता, ट्रस्ट आपके प्रोफेशन से खराब होता है, ट्रस्ट आपसे भी खराब हो जाता है। ठीक है। तो एक ये बात मेरा ख्याल है इज इम्पोर्टेंट फॉर टू अंडरस्टैंड। दूसरा, हमारे लोगों की एक्सपेक्टेशन हैज टू बी रियलिस्टिक। जैसे हम पिछले सेशन में बात कर रहे थे कि द पॉलिसिस्टिक ओवरीज, उसकी शेप नहीं खत्म होगी। अगर आप बार बार अल्ट्रासाउंड कराएंगे और सोचेंगे कि आपका डॉक्टर हैज नॉट बीन ट्रीट यू, देन योर एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ द ट्रीट वाज नॉट रियलिस्टिक। But what we like as a nation probably is और we वो want कौन somebody बताएगा to ना, tell वो us चीज कि आपके all एक्सपर्ट ही बताएगा ना। all will be okay, इंशाल्लाह सब ठीक आएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा, there will be no problem is the so इसमें बहुत सारी एजुकेशन की जरूरत है जो कि मेरा ख्याल we are missing. ठीक है। अच्छा, तो Are you able to hear? अच्छा मुझे ये बताइए कि थोड़ा सा ना ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि तो हम ना टॉपिक आपकी आवाज डेविएट कट करते रही जा है। रहे हैं सभी। हम डेविएट कर गए हैं, लेकिन हम वापस आते हैं उसके ऊपर। हम डेविएट कर गए हैं, लेकिन हम वापस आते हैं, हम कनेक्ट बैक करते हैं। हम एक्चुअली इस बारे में यूं इसलिए बात कर रहे थे बिकॉज जब इस किस्म का कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है और ये पीसीओ से रिलेटेड होता है, तो हमें कहाँ जाना चाहिए, और वहां से बात किसी और तरफ निकल गई, और अब हम वापस आते हैं उस चीज की तरफ, और हम ये इस बात पर दोबारा आते हैं कि जो एक पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी में और एक आम सिस्ट में क्या फर्क होता है, और इसके बारे में पिछले एपिसोड में राबे ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरी है और सिस्ट है, बिल्कुल इस तरह जैसे चेहरे पे आपके एक्नी है इज लाइक पीसीओ, और अगर आपके चेहरे पे बॉयल निकल आया, ठीक है, दैट सिस्ट। तो वो इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, पूरी पूरी उसकी साइंस डिफरेंट है, पूरा सीन डिफरेंट है। और पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है वो कभी भी इस तरह से कैंसरस या कोई ऐसी कोई उनके साथ कोई ऐसी चीज एसोसिएटेड नहीं होती, बट सिस्ट हैज अ डिफरेंट उसकी मिजाज, ठीक है। तो राबे से जैसे ही कनेक्ट करते हैं उनसे थोड़ा सा हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर इस बारे में कोई मिथ है कि सिस्ट में और पॉलीसिस्टिक होने में कोई किसी किस्म की जो ट्रीटमेंट का जो मिजाज है वो डिफरेंट है, या क्या तरीकाकार है। मैं राबिया आपकी बात रिपीट कर रही थी, कल आपने जिक्र किया था पिछले एपिसोड में कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरी में और सिस्ट होने में फर्क होता है, और इसका ताल्लुक कंसेप्शन में कहाँ पे मैटर कर रहा होता है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन, पिछली बात को भी कर दीजिएगा, उसको कनेक्ट कर दीजिएगा आपकी फर्टिलिटी के साथ। Okay, all right. So cyst can be ovaries में जो मौजूद cyst है वो they can be of different type. ये सिंपल भी हो सकती है जिनका कैंसर से कोई ताल्लुक नहीं, और ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है जिनको बाज़-औक़ात जिनके अंदर टेंटिसिस में कैंसर मौजूद हो सकता है, जिसको आम लफ्जों में हम कहते हैं जड़ों वाली रसौली। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज कि इसको क्लैरिफाई किया जाए कि सिस्ट की डिफरेंट टाइप्स होती है। डिफरेंट एज ग्रुप्स के हिसाब से वी ट्रीट देम डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन कि उस सिस्ट के कैरेक्टर्स कैसे हैं। इसके बरअक्स पॉलीसिस्टिक ओवरीज हमने कहा था उसके अंदर
ओवरऑल ओवरी का साइज बड़ा होता है और उसके अंदर छोटे छोटे जो फॉलिकल्स हैं जिनके अंदर एग मौजूद होता है वो उनका नंबर ज्यादा होता है और वो एक पर्ल नेकलेस की तरह ओवरी की सराउंडिंग एरिया में मौजूद होते हैं। ओवरऑल ओवरी का साइज बड़ा होता है लेकिन ये एक सिस्ट नहीं होती। सो इन सिस्ट ओवरी में सिस्ट होने में और एक पॉलीसिस्टिक ओवरी होने में डिफरेंस है। पॉलीसिस्टिक ओवरी को मैं एक वेरिएशन ऑफ नॉर्मल कहूंगी। इसके बरक्स ओवेरियन सिस्ट स्मॉल साइज सिस्ट खुद से रिजॉल्व कर जाती है अगर सिंपल हो। दरमियाने साइज की जो सिस्ट होती है उनको हम मॉनिटर करके देखते हैं, अगर उनका साइज वो रिजॉल्व कर जाए तो वेल एंड गुड, बड़ी हो जाए तो उनकी सर्जरी या रिमूवल की जरूरत पेश आती है। और इसी तरह अगर 7 सेंटीमीटर से बड़ी सिस्ट हो तो उसके लिए अमूमन सर्जरी की या सिस्ट के रिमूवल की जरूरत होती है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक पॉलिसिस्टिक ओवरीज में पूरी ओवरी का साइज तकरीबन 3 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ है, जबकि इसके बरक्स जो ओवेरियन सिस्ट है वो 4 या 5 सेंटीमीटर की खुद एक सिस्ट होती है नॉर्मली। और इस सिस्ट को आम जुबान में उर्दू में रसौली बोलते हैं। या पीपल कॉल इट, बट मेरा अपना ख्याल है रसौली एक बड़ा खतरनाक सा लफ्ज है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा अलार्म हो जाते हैं। बहुत सारी जो सिस्ट होती हैं वो पानी की थैलियां हैं रादर देन अ सिस्ट, जिनको निकालने की जरूरत नहीं है, जिनको मॉनिटर करने की जरूरत है। So Rosoli is a very alarming word for people. People get scared of it, and there are many situations जहाँ उनको scare होने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, एक बस क्विकली एक चीज टच कर दीजिए क्योंकि सिंस हम इस हद तक आ चुके हैं कि ये सिस्ट समटाइम्स पेनफुल सिस्ट होती हैं जिनकी स्पेशली पीरियड्स में समटाइम्स बहुत शदीद उसकी दर्द उठती है। ये वो सिस्ट होती हैं जो सिस्ट है या ये पॉलीसिस्टिक वाली सिस्ट होती हैं? ये तीसरी कैटेगरी है। यूजुअली दीज आर कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस और एंडोमेट्रियोमा, व्हिच इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। इसके अंदर ये समझिए कि जैसे माहवारी के दिनों में जैसे हमें ब्लीडिंग बॉडी से बाहर हो रही है थ्रू वजाइना, इसी तरह कुछ ब्लीडिंग बॉडी के अंदर या ओवरीज के अंदर हो रही है जिसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, जो एक सिस्ट की सूरत इख्तियार कर लेती है। और उसके बाद जो है वो सिस्ट जो है वो पेनफुल हो जाती है बिकॉज इट इज द ब्लड दैट इज गेटिंग कलेक्टेड देयर, उसको बाहर आने की कोई जगह नहीं मिल रही जिसकी वजह से जिस्म के अंदर सोजिश हो रही है और ऐसी सिस्ट को निकालने की जरूरत पड़ती है। अगेन एंडोमेट्रियोसिस को डील करने के डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, चलिए हम डिटेल में नहीं जाते, लेकिन हमें ये समझ आ गई कि ये वो सिस्ट नहीं है, ना ये वो सिस्ट है, ना ये वो पॉलीसिस्टिक के किसी किस्म का कोई सिम्टम है। इट इज अ कंप्लीटली, वो कहते हैं कि ओवरी में सिस्ट आ गई है, उसको हमने सिर्फ डिस्टिंग्विश कर दिया कि ये बिल्कुल एक तीसरी कैटेगरी है जिस पर हम अलग से बात कर लेंगे किसी दिन। अच्छा, एक मुझे बात बताएं, जो मेनोपॉज होता है पॉलीसिस्टिक लोगों का, उसके फीचर्स कैसे हैं और आर देयर एनी डिफरेंट विद द रेगुलर जो लोग नॉन पॉलीसिस्टिक होते हैं? No, actually quite similar symptoms जैसे कि किसी भी खातून के होते हैं टाइम दे रीच मेनोपॉज, इसलिए कि बॉडी अपना सोर्स से एग्जॉस्ट कर चुकी होती है बाय दैट टाइम द फॉलिकल। अगर पॉलिसिस्टिक ओवरीज में प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ द फॉलिकल्स दैट आर देयर, तो जैसे मेनोपॉज पे बाकी खवातीन पहुंचती हैं उनके फॉलिकल्स का रिजर्व खत्म हो जाता है, सिमिलरली पॉलिसिस्टिक ओवरीज में भी वो रिजर्व खत्म हो जाता है जिसमें मेनोपॉज होता है, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स लाइफ इज सिमिलर to anyone else. एक important चीज जो I think we should talk about is कि polycystic ovaries के साथ बाज़-औक़ात जैसे दवाई दे के प्रेगनेंसी नहीं होती तो हम बाज़-औक़ात इंजेक्शंस के साथ ट्रीटमेंट करते हैं एग को बनाने के लिए, ओव्यूलेशन को इंड्यूस करने के लिए। बाज़-औक़ात अगर वो भी काम नहीं करती और बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है तो उस सूरत में बाज़ लोगों को IVF या ICSI की तरफ प्रोसीड करना पड़ जाता है, और उस सूरत में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिन्हें ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन का चांस होता है, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे फॉलिकल होते हैं, सडनली वो सब ग्रो कर जाते हैं, बहुत सारे उसमें से ग्रो कर जाते हैं, ओवरीज का साइज बहुत बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से वो एक पेनफुल कंडीशन प्रोड्यूस कर सकता है। सो IVF इन मरीजों में बहुत एहतियात से करने की ज़रूरत होती है, बट अगेन यूजुअली इनमें बहुत अच्छा यील्ड आता है, नंबर ऑफ फॉलिकल्स, नंबर ऑफ एग्स आम लोगों की निस्बत ज़्यादा बनते हैं। ओके, ठीक है, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे तो बहुत होपफुल रहेगी मेरे लिए तो ये दोनों एपिसोड। मुझे तो लगा कि जिंदगी में बहुत सी चीजें पॉसिबल हैं
कोई इस मतलब मुझे लगता था कि बहुत सी चीजें नहीं हो रही बिकॉज कोई पॉलिसिस्टिक है, तो उसमें मुझे बहुत सी उम्मीद नजर आई और बहुत से मुझे रास्ते भी नजर आए और बहुत से मुझे मिथ्स मेरे जो है वो खत्म हुए हैं। आई होप कि जो देखने वाले हैं उनके लिए भी फायदेमंद हुआ होगा। हमने आज का टॉपिक ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है, लेकिन दिस रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग विच आई ऑल्सो वेंट थ्रू। और मुझे किसी ने मुझे स्पेशलिस्ट ने कहा था कि बिकॉज यू आर पोलिसिस्टिक, so polycystic people have a tendency to acquire this. So I share it with you. Maybe he is the right person to tell it, but to elaborate it. लेकिन maybe because since polycystic, मैं बताती हूँ सिचुएशन ये थी कि मुझे ना एक एलर्जी शुरू हुई जो एस्थमेटिक हो जाती थी, शदीद एस्थमेटिक हो जाती थी, मतलब मुझे मौसमी होती थी, गला खराब और उस सबसे, और फिर वो इतनी शदीद हो जाती थी कि वो खांस खांस के मतलब 6-6 महीने मेरी खांसी ही नहीं खत्म होती थी। वो इतनी ज्यादा होती थी कि मेरा रिप केज और हर चीज इतनी सिवियरली मुझे पेन होती थी और मैं वीजिंग पे आ जाती थी और इतनी शदीद, और मुझे इनहेलर्स और सब लेने पड़ते थे। हालांकि आई एम नॉट एस्थमेटिक, ये मैं बात कर रही हूँ 2010 से मुझे प्रॉब्लम शुरू हुआ। अच्छा, और वो तकरीबन समझे कि साल के 8 महीने में इसी स्टेट में रहती थी, ठीक है। तो मैंने कभी मैं फिजिशियन के जाऊं, कभी मैं पल्मोनोलॉजिस्ट के जाऊं, कभी मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट के जाऊं, मुझे नहीं समझ में आती थी। कोई मुझे कुछ देता था, कोई मुझे कुछ देता था, कोई एंटीबायोटिक्स देता था, कोई एंटी एलर्जेंस देता था, कुछ कुछ। तो फाइनली आई थिंक इन 2018 प्रोबेबली मैंने सोचा यार मुझे ना शायद एलर्जी है। तो खुद ही से सोचा कि मुझे शायद कोई एलर्जी है जिस ट्रिगर्स और मुझे इतनी बिगड़ जाती है। तो मैंने एलर्जी स्पेशलिस्ट ढूंढने शुरू किए। तो एलर्जी टेस्ट में अपना कराऊं, वो पता चला जी इस्लामाबाद से होता। खैर मुझे पता चला कि यहाँ पे एक एलर्जी स्पेशलिस्ट है, वो बहुत बड़ा नाम है, ऐसी बात नहीं कि छोटा नाम है, बड़ा नाम है। और उन्होंने मुझे उनके पास जब मैं गई तो जब उन्होंने पूरा बहुत अच्छा उन्होंने मुझे सारा देखा किया, सब कुछ किया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि बेसिक्स जब मेरी हिस्ट्री ली, उन्होंने कहा कि देखिए पुलिस ये लेस पीपल नो अबाउट दिस, बट polycystic, if you're polycystic you have a tendency of acquiring this state, ठीक है। and we will work in collaboration with the fertility specialist and both fertility specialist, and उन्होंने कहा we will both work in collaboration. Okay. और चूंकि मेरा polycystic था, so अगर तो आपको लगता है कि ये आप if you can respond on this तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उन्हीं से इसका, क्योंकि since we're talking about polycystic in this, मतलब I have been through it, तो मैंने कहा यार ये अच्छा, फिर ये तो एक, क्योंकि फिर वो एक जब मैं उनके पास IVF उनके पास गई फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के, तो उनका एक अलग ही सीन था। तो मैंने कहा भाई मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी हेल्थ को रीगेन करना, बिकॉज मैं इस हेल्थ के साथ अगर मैं मर गई तो मेरा दूसरा बच्चा भी जलीली हो जाएगा दुनिया में। मगर वो इंसिस्टेंट है कि नहीं, तुझे बच्चा पैदा करने की जरूरत है। तो खैर मैं इस बात की इतनी पुट ऑफ हुई कि फिर मैं पीछे हो गई, मैंने ना उनका इलाज कराया ना उनका इलाज कराया। आप समझ रही हैं? मेरे लिए ये नई बात है, हाँ मेरे लिए ये नई बात है। आई वुड डेफिनेटली रीड ऑन इट कि इसकी कोई एलर्जीज के साथ एसोसिएशन है या नहीं। मेरी नजर से ऐसा कोई लिटरेचर नहीं गुजरा जो इन दोनों को कोरिलेट करता हो। ठीक है, सो मैंने ये मुझे लगा तो मेरा आपका ओपिनियन मेरे पास हो। हाँ, आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट, और अगर मुझे कुछ नजर आया, आई वुड डेफिनेटली, इफ देयर इज एनीथिंग। मेरी नजर से कभी लिटरेचर में ऐसी कोई एसोसिएशन गुजरी नहीं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बट मेरे ख्याल है कि हमने मेजर हमने एक बड़ा बल्क कवर किया और ये काफी टेक्निकल टॉपिक भी था। लेकिन आई एम श्योर कि जो लोग इसे एसोसिएट करते हैं या सफर कर रहे हैं उनके लिए होपफुली हेल्पफुल होगा। बट थैंक यू सो मच राबिया। अगर कोई जरूरी चीज है तो आप मेंशन कर दीजिए, नहीं तो फिर हम खुदाफिज करते हैं। और आज हमने रिकॉर्ड टाइम किया कि हम 39 मिनट्स में खुदाफिज कर रहे हैं। जस्ट वन मोर थिंग, और वो है जो टॉपिक हमने नहीं टच किया, वो फर्टिलिटी के लिहाज से लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग है। बाज़-औक़ात पॉलिसिस्टिक ओवरीज के पेशेंट्स की ओवेरियन ड्रिलिंग की जाती है। ओवरी में 3 छोटे सुराख कर दिए जाते हैं, ये सोच के कि जो ओवरीज की आउटर शेल है वो बहुत सख्त होती है और बाज़-औक़ात स्पॉन्टेनियसली ओव्यूलेशन शुरू हो जाती है इन ख़वातीन में। What I want people to know is that this is for a few selected patients, not a treatment for all, and at the minute is usually used for patients जो कि medical treatment को respond नहीं कर रहे होते, क्योंकि ओवेरियन ड्रिलिंग जो है वो नॉर्मल ओवरी को का जो टिश्यू है उसको भी डैमेज कर रही होती है, जिसकी वजह से बाज़-औक़ात अगर लेटर ऑन IVF की ज़रूरत पेश आए या तो उसकी वजह से ओवरीज का रिजर्व कम हो जाता है। मुझे पॉलिसिस्टिक ओवरीज से
प्रॉब्लम नहीं है जितनी मुझे लो ओवेरियन रिजर्व से प्रॉब्लम है। अगर किसी का नंबर ऑफ फॉलिकल्स कम हो रहा है तो वो क्वालिटी और नंबर दोनों कम हो रहा है, जिसकी वजह से सक्सेस फॉर द ट्रीटमेंट्स वेदर नेचुरल वेदर विद IUI और विद IVF वो रिलेटिवली कम हो जाता है, सक्सेस रेट जब ओवरीज का रिजर्व कम हो रहा होता है। So I think it is important to understand कि ovarian drilling का decision needs to be not to be taken lightly and should be done in selected cases. और अगर कोई आपसे ये सारी कंडीशन से गुजर रहा हो या कुछ हो तो यू आर द राइट पर्सन टू गेट टू, राइट? एंड आप ठीक है ना, आपसे राब्ता कर सकते हैं लोग? Absolutely, more than happy for that. ठीक है। और आपका इनका सब डिटेल्स मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, कहाँ बैठती है, अपॉइंटमेंट नंबर क्या है, सब चीजें। और मुझे यही लगता है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि हमें कोई डॉक्टर ऐसा मिल जाए जो हमें समझ भी रहा हो, समझा भी रहा हो, और हमें पता हो यार कि ये मदद कर क्या रहे हैं, हमें रोड मैप पता हो हमारा, और हमें रियलिस्टिक प्लान पता हो। तो One of my teachers once said कि बहुत सारे डॉक्टर्स पेशेंट से ये सोच के बात नहीं करते कि दे फील दैट दे विल नॉट अंडरस्टैंड, बट ही सेड दैट ही हैज ऑलवेज फाउंड आउट कि इवन द पर्सन जो कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है वो भी अपनी डिजीज को अंडरस्टैंड करना चाहता है, समझना चाहता है, और वो जब आप उसको समझाते हैं ही कैन अंडरस्टैंड दैट। सो नेवर अंडरएस्टिमेट पीपल अबाउट दैट, yeah, because he's going through it, so he's invested when he's trying to find out. So it's him to answer the questions and make people understand going on, और वो उनकी expectations को realistic कर देता है। That is why it's important क्योंकि जो over expectation है किसी भी process, किसी भी treatment से, वो शायद हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जैसे मैं जब IVF के पेशेंट्स देखती हूँ, मैं उनसे साफ कहती हूँ कि IVF का जो सक्सेस रेट है वो तकरीबन 35 to 40% है फ्रॉम ओवरऑल, या एक एवरेज रेट। तो लोगों को बहुत शॉक पहुंचता है, उनको लगता है कि ये बात हमें पहले कभी किसी ने नहीं कही थी। वी थॉट कि IVF का मतलब है कि बस अब हो जाएगा। बट इट्स इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि हर ट्रीटमेंट के साथ हमें चीज देखने के लिए उसको इतना पूरित कर देते हैं, इतना और कि बिक जाए कि मतलब बस सब कुछ हो सकता है, एक नई दुनिया बन सकती है, कि मतलब वो चीज आपका जो है वो चीज इतनी आउट क्लास करके हम उसको बेचते हैं कि हम ये नहीं सोचते कि अच्छा जो इवेंचुअली फिर हमने उसको जवाब भी देना है, तो वो जब चीजें नहीं वैसी होंगी तो फिर हम अपनी क्रेडिबिलिटी को कहां से निकाल के इस्तेमाल लूज करें। या देन वी लूज आवर क्रेडिबिलिटी। ठीक है, सही है। और आई थिंक दिस इज इट। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज वहां पर तमाम वीडियोस जो हैं सीक्वेंशियली एक पूरी प्लेलिस्ट की फॉर्म में होती हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं होती हैं। सो इट्स इजी टू फाइंड आउट, इजी टू ट्रैक। एंड बस, और अब हो गए 43 मिनट हम जा रहे हैं। खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट करना है, वो बॉडी शेमिंग पे करना है। राइट, विल डू। और मुझे लगता है कि वो एक इतना सोशली रेलेवेंट टॉपिक है। हाँ, वो घंटे से ऊपर जाएगा। मुझे लगता है कि इट इज सो रेलेवेंट कि हर बंदा जो है ना वो घंटे से ऊपर सुनने की भी करेगा, क्योंकि वो एक बॉडी शेमिंग उसको, और उसका सोशल एस्पेक्ट ज्यादा, लेकिन उसके बैक एंड पे जो हेल्थ के कंसर्न्स होते हैं वो चीजें सारी, और इनके बॉडी शेमिंग आता, ये भी जो हमने सारी बातें की ना, आते से ज्यादा लिपटी भी बॉडी शेमिंग के अंदर ही है, मगर उस दिन हमारा मेन फोकस बॉडी शेमिंग होगा, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, और इंशाल्लाह अगर टाइम राबे के पास हुआ तो नेक्स्ट वीक ही होगा। We'll do it, inshallah. Take care, Sabina. Next topic हमारा ये होगा। Okay, Allah Hafiz, thank you. Okay, Allah Hafiz.